आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करंट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि जो करंट है वो किन किन मटेरियल में फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम लोग करंट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। देखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट वन कंडक्टर, सेकेंड वन insulator, and third one semiconductor, ठीक है। तो सबसे पहले कंडक्टर में लिखो, in some materials the outer electrons of each atoms or molecules, the outer electrons of each atoms or molecules are weakly bound to it, these electrons are almost free, to move throughout the body of the material, and are called free electrons, these are also known as conduction electrons, these are also called as conduction electrons. When such a material is placed in electric field, the free electrons move in a direction opposite to the another class of material is called insulators, in which all the electrons are tightly bound to their respective atoms or molecules. Effectively, there are no free electrons. When such a material is placed in electric field, the electrons may slightly shift opposite to the field, but they can't leave their parent atoms or molecules, and hence can't move through long distances.
Such materials are also called dielectrics. Such materials are also called dielectrics. ठीक है, जिसको नॉन कंडक्टर्स भी कहती हूँ, है ना. नेक्स्ट लिखो सेमी कंडक्टर्स. ठीक है, बोलो. इन सेमीकंडक्टर्स the behavior is like an insulator. The behavior is like an insulator at low temperature, but at higher temperature, a small number of electrons are able to, but at higher temperature, a small number of electrons are able to free themselves, and they respond to the applied electric field. As the number of free electrons in a semiconductor is much smaller than that in a conductor, its behavior is in between a conductor and an insulator. Hence the name is semiconductor. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी. देखो, जब करंट चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो करता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है. देखो, दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का जो इफेक्ट है वो कब हम लोग पढ़ते हैं, जब वो रेस्ट में होता है. और इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या कहते हैं कि चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर रहा है अगर, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा. ठीक है, और बाई कन्वेंशन, ठीक है, मतलब जो कन्वेंशन हमारे साइंटिस्ट ने लिया था, ठीक है, स्टार्टिंग में, वो ये था कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक करंट उसी तरफ होगा. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा. अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इसी तरफ होगा. अगर नेगेटिव चार्ज इस तरफ फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उल्टा होगा. ठीक है, इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, जस्ट ये कन्वेंशन है. ठीक है, अगर उस समय साइंटिस्ट ने उल्टा लिया होता कि इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर नेगेटिव करंट चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इसी तरफ है, तो आज हम यही पढ़ रहे होते, है ना. जस्ट उल्टा हम लोग पढ़ रहे होते. ठीक है, तो इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है. लिखो, when there is transfer of charge from one side of an area to the other, we say that there is an electric current through the area. ठीक है, there is an electric current through the area. If the moving charge is positive, the electric current is in the direction of motion. If they are negative, the current is opposite to the direction of motion. If a charge del q crosses an area in delta t time, ठीक है, the average electric current through the area
द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एरिया विल बी आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को भी हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, क्या होगा एवरेज करंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, लिखो द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड इन टू वेज, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड इन टू वेज। फर्स्ट वन एवरेज करंट, एवरेज करंट है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम इज व्हाट, एवरेज करंट है ना। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट लिखना, इंस्टेंटेनियस करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, rate of flow of charge at an particular instant is called what, instantaneous current. Rate of flow of charge at a particular instant is called instantaneous current. लिखो, है ना। दो हम लोग छोटे छोटे सवाल देखते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, ए चार्ज 5 कूलम फ्लोज फ्रॉम, ए चार्ज 5 कूलम flows from A to B in 5 seconds, है ना। Find magnitude and direction of current, find magnitude and direction of current। ठीक है, बोलो 1 एम्पियर, 5.5 कितना 1 एम्पियर, कहाँ से होगा, A to B या B to A, नहीं ए टू बी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो करंट किस तरफ होगा, फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट लिखो, इफ 5 कूलम्स फ्लोज फ्रॉम, इफ 5 कूलम फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एंड -5 कूलम फ्लोज फ्रॉम, एंड -5 कूलम फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, then find average current and its direction, then find average current and its direction। ठीक है, बोलो 0, गलत है। देखो 5 कूलम यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ होगा, इधर। फिर -5 कूलम यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अपोजिट टू दिस, मतलब इधर। तो ये दोनों करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऐड होंगे। क्लियर है, मैंने बोला था 5 कूलम्स फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एंड -5 कूलम्स फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो दोनों का करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ है। ठीक है, अब दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं ऐड कर देता हूँ, 5.5 1, 5.5 1, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 एम्पियर। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इफ़ चार्ज Q is equal to 2t square plus 3, if charge Q is equal to 2t square plus 3 flows from A to B, find current at t is equal to 2 seconds, current at t is equal to 2 seconds, and average current between 0 to 2 seconds, average current between 0 to 2 seconds। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 8 एम्पियर। ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखो, हम पहले पार्ट में मैंने बोला कि फाइंड करंट एट t is equal to 2, मतलब मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहा हूँ। I जो होगा वो dq/dt के बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू dq/dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4t और 3 का डिफरेंशिएशन 0, 4t। किस इंस्टेंट की बात है, किस इंस्टेंट पे मैंने पूछा है, 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पुट करोगे तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या आएगा,
ठीक है, 8 एम्पियर, ठीक है। सेकेंड पार्ट मैंने पूछा था, ठीक है, कि फाइंड एवरेज करंट बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज करंट फाइंड करने के लिए तुम जानते हो आई एवरेज होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी तुम जान गए 0 to 2 के बीच में 2 सेकेंड्स होगा। अब डेल क्यू होता है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर देता हूँ, ठीक है। नीचे तो 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यू फाइनल टी इक्वल टू 2 पे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये हो जाएगा 4, है ना, इंटू 2 8 प्लस 3 कितना 11 माइनस, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे 3, तो ये हो जाएगा 8/2 4 एम्पियर के बराबर, ठीक है। ये हो गया एवरेज करंट की वैल्यू, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, द करंट इन द वायर changes with time according to the relation I is equal to 3 plus 2t, I is equal to 3 plus 2t, ठीक है। A, how many coulomb of charge pass a cross section of the wire in the interval between 0 to 4 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट, what constant current would transport the same charge in same interval of time, ठीक है, क्लियर। चलिए 0 to बोला था ना, ठीक है, 0 to 4 बोला था, ठीक है। चलिए आई कितना है ये मुझे बताओ, 3 2 t, ठीक है। देखो तुम जानते हो कि q इज इक्वल टू या I इज इक्वल टू q/t होता है, ये तुम जानते हो। तो q इज इक्वल टू IT होता है, लेकिन यहाँ पे करंट जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो I को तुम्हें लिखना होगा dq/dt 3 plus 2t, dq इज इक्वल टू 3 plus 2t dt, इसका इंटीग्रल, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो तुम्हें इंटीग्रेट करके निकालना होगा। टाइम की लिमिट पुट करनी होगी 0 to t और चार्ज की लिमिट, तो q इज इक्वल टू 3 इंटीग्रल dt प्लस 2t इंटीग्रल dt 0 to 4, ठीक है। मुझे इसको लगता है इंटीग्रेट करके तुम्हारे पास आंसर आएगा, dt का t हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 28 कुलम्स, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में तुमको एवरेज करंट निकालनी है। तो एवरेज करंट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम होती है। तो टोटल चार्ज इज 28 अपॉन टोटल टाइम इज व्हाट 4, तो ये हो जाएगा 7 एम्पियर के बराबर, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिए इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, ठीक है। लिखो, देखो जब तक मतलब इलेक्ट्रिक करंट में जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है ना, वो 2 मोशन होते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं लिखाता हूँ आपको, ठीक है। लिखिए इन केस ऑफ कंडक्टर the electric current is due to the flow of electrons. The electric current is due to the flow of electrons. In case of conductor, the electric current is due to flow of electrons, ठीक है। देखिएगा, ये मान लीजिए मैंने कंडक्टर ले लिया एक, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन के 2 मोशन होते हैं, ठीक है। देखिए लैटिस स्ट्रक्चर होती है इसकी एक, ठीक है, न्यूक्लियस हो गई इसकी, है ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
जो कि लूजली बॉन्डेड होते हैं किससे, न्यूक्लियस से, ठीक है। लिखो केस 1, व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड और नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। केस 1, when no battery is connected, when no battery is connected और no potential difference is applied। देखो जब कोई बैटरी नहीं रहती है ना, है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो होती है, ठीक है, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तुम जानते होगे कि टेम्परेचर के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इसके ऑर्डर का होता है, हाफ kT के ऑर्डर का होता है। के को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, तुम KTG में पढ़ चुके होगे, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। इस ऑर्डर का काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी रैंडम मोशन होती है, ठीक है, इस तरफ अनऑर्गेनाइज्ड मोशन होती है, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड मोशन के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो नहीं होती है, क्योंकि तुम कोई भी सेक्शन ले लो, अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी आएंगे, ठीक है। तो इस अनऑर्गेनाइज्ड मोशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट कितनी होती है, 0 होती। लिखो, इफ नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, if no potential difference is applied due to temperature, electrons have velocity, due to temperature electrons have velocity, and this velocity will be in random direction, The velocity is of the order 10 to the power 5 meter per second, is of the order 10 to the power 5 meters per second, ठीक है। As velocity is random, there is no net charge flow, in any direction, so electric current is zero, ठीक है। केस 2, when potential difference is applied, केस 2, when potential difference is applied or when battery is connected, ठीक है। देखना, जब हमने बैटरी कनेक्ट करी ना, ठीक है, तो हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो एक इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तुम जानते हो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता है या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता है, अपोजिट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे एक फोर्स इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पास टेम्परेचर के कारण जो वेलोसिटी होगी वो तो होगी ही, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उसके कारण भी इसके पास एक वेलोसिटी इस तरफ होगी, ठीक है। तो इसके पास अब दो वेलोसिटी होगी, एक रैंडम वेलोसिटी तो होगी ही और ये इस तरफ भी वेलोसिटी होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इस वेलोसिटी कारण होगा। ये जो रैंडम वेलोसिटी मतलब मूवमेंट देखो इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ मोशन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा इस तरफ, ठीक है, कंडक्टर के अंदर। ये कंडक्टर के बाहर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये मसला कंडक्टर के बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये रैंडम मोशन होगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा। तो हम इस वेलोसिटी, ये जो रैंडम वेलोसिटी है ना, उसके बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है। सिर्फ हम बात करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इस वेलोसिटी कारण होगा जिसके कारण ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है? चलिए लिखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ए फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, a force acts on the electrons towards left, and a additional velocity in addition to drift comes in the electron called drift velocity, ठीक है। A conduction electron accelerates through a small distance, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना 5 × 10⁻⁸ मीटर, and then collides with one of the atoms of conductor, ठीक है। each collision
each collision transfer some of the kinetic energy to the atoms. Each collision transfers some of the kinetic energy to the atoms, resulting in vibrational energy of the atoms, resulting in the vibrational energy of the atoms, and hence there is increase in temperature of the atoms or the material. तो तुम देखते होगे कि जब भी तुम किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते होगे, है ना, तो उसकी टेम्परेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। चलो हेडिंग दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, लिखो द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर। मान लो एक ऐसा कंडक्टर है ना, और इसमें हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, ठीक है। ये लैटिस स्ट्रक्चर हो गया इसका, है ना, एटम्स की पोजीशन, न्यूक्लियस कभी भी अपना पोजीशन नहीं बदलेगा, है ना, और ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, जब तुमने बैटरी ऐसी लगाई, है ना, तो ये हाइयर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा ना वो लेफ्ट में होगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तुम जानते हो Q इंटू E होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा E बाई ME, वेयर ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चला, है ना, यहाँ पे कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ पे कोलिजन हुआ, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन चला, है ना, ये तो मैंने थोड़ा दूर दूर दिखाया है, इतने दूर दूर नहीं होते, है ना। इलेक्ट्रॉन चला, कोलिजन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन चला, कोलिजन हुआ, ठीक है। ये मुझे बताओ कि हर कोलिजन एक ही टाइम के बाद होगी या हर कोलिजन अलग अलग टाइम के बाद होगी? अलग अलग टाइम के बाद होगी, क्योंकि जब ये मूव होगा, है ना, तो डिपेंड करेगा कि लैटिस स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो, आगे चल के, ठीक है, जो न्यूक्लियस हो वो डिफरेंट, मतलब ये देखो, ये इस पाथ में जो अरेंजमेंट हो न्यूक्लियस का और इस पाथ में जो अरेंजमेंट हो न्यूक्लियस का, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि इक्वल इस पे हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो जैसे हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट किया उसने, पहला कोलिजन यहाँ पे हुआ हो, है ना, क्लियर है। तो हर कोलिजन जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल के बाद नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस की जो मास होती है ना, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन भागता है और न्यूक्लियस के साथ टकराता है, और नियरली इसकी वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन चला, न्यूक्लियस से टकराया, ऑलमोस्ट वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन चला, दूसरे से न्यूक्लियस से चला, टकराया, ठीक है, फिर से इसकी जो वेलोसिटी है वो नियरली 0 हो गई। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, यहाँ से चला यहाँ तक, मान लो पहला जो कोलिजन है वो T1 टाइम के बाद हुआ, तो कोलिजन से जस्ट पहले जो इसकी वेलोसिटी थी वो V थी, कोलिजन के बाद इसकी 0 हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोलिजन की बात करें तो फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी V2, और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कोलिजन, हर कोलिजन के पहले वेलोसिटी होती है, लेकिन कोलिजन के जस्ट बाद कितनी हो जाती है, नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। लिखो, इफ फर्स्ट कोलिजन, अच्छा हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखो, इफ वन कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन टेक्स प्लेस आफ्टर T1 टाइम, takes place after T1 time, then velocity after the, sorry, velocity before the first collision V1 is equal to U plus A. A is EE by ME into T1, EE by ME into T1, ठीक है। लिखो V2 is equal to 0 plus EE by ME into T2, ठीक है। T2 is what?
टाइम आफ्टर विच सेकेंड कोलिजन टेक्स प्लेस, ठीक है। वी एन इज इक्वल टू 0 प्लस ई ई बाई एम ई इंटू टी एन, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, वी मीन जो होगा, ठीक है, वो होगा v1 प्लस v2 प्लस, है ना, वी एन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो ये हो जाएगा ई ई बाई एम ई को कॉमन ले लो, है ना, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn डिवाइडेड बाई n, ठीक है, क्लियर। ये हो जाएगा ई ई बाई एम ई इंटू टाउ, ई ई बाई एम ई इंटू टाउ, लिख लिया। तुम एक चीज देखो, पहली कोलिजन हुई 1 सेकंड के बाद, दूसरी कोलिजन हुई 1.1 सेकंड के बाद, तीसरी हुई 1.12 सेकंड के बाद, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तीसरी कोलिजन हुई 1.15 सेकंड के बाद। तुम क्या कर रहे हो, सारे कोलिजन के टाइम को जोड़ रहे हो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन कर रहे हो। तो बेसिकली ये एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन होगा। नहीं आ रहा है समझ में तुमको, ठीक है। ये एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ सुनो, अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, ठीक है। हो सकता है कि पहली कोलिजन इसकी थोड़ी लेट से हो, इसकी पहली कोलिजन जल्दी हो जाए। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम की बात करो, लॉन्ग पाथ पे तुम अगर बात करो, ठीक है, इसका भी T1 डिफरेंट होगा, इसका भी T1 डिफरेंट होगा, इसका भी T2 डिफरेंट हो सकता है, इसका भी T2 डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर मीन टाइम की बात करें, चूंकि मान लो आयरन है, तो लॉन्ग रन में जो लैटिस स्ट्रक्चर होगा, लैटिस अरेंजमेंट होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा मुझे बताओ, एक ही जैसा आएगा लॉन्ग पाथ पे, ठीक है। तो तुम्हारा जो मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन होगा वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा मुझे बताओ, सेम होगा, क्लियर। तो ई बाई एम ई भी सेम होगा हर इलेक्ट्रॉन के लिए, और टाउ मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स ये भी क्या होगा हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा, बराबर होगा, क्लियर। लिख लो इस चीज को। Tau is called mean time between the two collisions, mean time between the two collision, or also called the relaxation time, also called the relaxation time, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इतनी देर तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन जो है, ठीक है, वो 1.1 सेकंड आ गया, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 1.1 सेकंड आ गया मान लो। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली जब मूव करेगा ना, तो उसके मन में ये भावना रहेगी कि भाई मेरा रिलैक्सेशन टाइम जो है वो मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन जो 1.1 सेकंड है ना। तो 1.1 सेकंड तक वो रिलैक्स रहेगा, बिल्कुल कूल रहेगा, ठीक है, कि चलो अब जो कोलिजन होगी 1.1 सेकंड के बाद होगी। तो इस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। चाहो तो तुम लोग लिख लो, ठीक है, कि mean time between the two collision is also called what, relaxation time। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, एम जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हर के लिए सेम है, टाउ जो है वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, ठीक है। तो ये जो वी एवरेज हमने निकाला है, ठीक है, देखो वैसे तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, लेकिन ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली है और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमारी इतनी आई है, ठीक है। तो ये असली चीज है या बेसिकली ये हम लोगों ने थ्योरेटिकल चीज डिराइव की है, इलेक्ट्रॉन रियलिटी में इस वेलोसिटी से मूव करती है या ये एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली है, ये एवरेज हमने वेलोसिटी निकाली है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करती है ना, हमने एक एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी डिराइव करी है, ठीक है, इसको हम वी मीन कहते हैं, है ना, क्लियर है बिल्कुल, या इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, क्लियर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो रियलिस्टिक चीज नहीं है, एक थ्योरेटिकल चीज है, ठीक है, लिखो। So the drift velocity is defined as the average velocity with which the electron move in the direction opposite to the what, electric field, clear। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव कर लिया था, ठीक है। चलो आज हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ,
है ना, ओम्स लॉ पता होगा तुम लोगों को, V इज टू आई आर, तुम लोग 9th में पढ़ चुके होगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना इसको, ये वही कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसकी लेंथ L है, ठीक है। इसमें एक बैटरी हमने लगा दी, है ना, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। इसकी लेंथ L दी हुई है। अच्छा, तुम जानते हो कि करंट जो होती है ना, पता होगा तुमको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो हायर से लोअर पोटेंशियल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरफ होगा, है ना, ये पता है तुमको। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो Vd होती है, एवरेज वेलोसिटी Vd होती है, ठीक है। चलिए हम लोगों को करंट ड्राइव करना है ना। सबसे पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E ले लूँ, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस V है ना। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस L, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो E जो होगा वो होगा V बाई L के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखो, तुम जानते हो, है ना, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए सेक्शन पर यूनिट टाइम होती है, ठीक है। यहाँ जो चार्ज है वो तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है। तुम एक चीज़ देखो, मैंने एक लाइन खींच दी, हर इलेक्ट्रॉन जो है Vd वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, मैंने एक और लाइन खींच दी, है ना, Vd इंटू टी डिस्टेंस पे, Vd इंटू टी डिस्टेंस पे, ठीक है। मैंने एक लाइन खींच दी। अच्छा, ये जो कंडक्टर है उसमें मान लेते हैं हम लोग कि n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जितनी ये ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी इसकी होती है कंडक्टर की, ठीक है। एक लाइन मैंने यहाँ ले लिया, एक में लाइन मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है वो Vd इंटू टी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये क्या क्यों ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं टाइम t की बात करूँ, ठीक है, मैं अगर टाइम t की बात करूँ तो तुम जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, Vd इंटू टी होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम t की बात करूं तो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो Vd इंटू टी डिस्टेंस मूव होगा, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी Vd इंटू टी मूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन Vd इंटू टी मूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी Vd इंटू टी होगा, ये भी Vd इंटू टी होगा, ये भी Vd इंटू टी होगा और ये भी Vd इंटू टी होगा। तो इस लाइन को ये इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस करेगा टाइम t में, ये भी 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 क्रॉस करेगा टाइम t में। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस लाइन के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो यहीं रह जाएगा। तो इस वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या इस वॉल्यूम में जितने भी चार्ज हैं वो टाइम t में इस लाइन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है कि टाइम t में, है ना, इस लाइन को कितने चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और उसको मैं टाइम t से डिवाइड कर दूंगा तो चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे इनफैक्ट निकालना है कि इस वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं, ठीक है, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हमने माना है कि इस कंडक्टर में n चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। और ये जो हमारा वॉल्यूम होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, सिलेंडर है ये, और ये Vd इंटू टी है। तो A इंटू वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं, है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू Vd इंटू टी। इस वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे टाइम t में वो सारे के सारे इस लाइन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द लाइन इन टाइम t इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, यूनिट वॉल्यूम में है n इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने वॉल्यूम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे n इंटू a इंटू Vd इंटू टी के बराबर। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चार्ज जो होगा, तुम जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो E होता है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो होगा n इंटू ई। तो ये हो जाएगा n इंटू a इंटू Vd इंटू टी इंटू ई के बराबर, ठीक है। तो टाइम t में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने, ठीक है। और जितने भी चार्ज इसमें हैं वो इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो Q हो गया।
तो करंट जो होगा वो तुम जानते हो Q/T होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा NAEVD के बराबर, ठीक है, तो करंट होगा NAE इंटू VD। चलिए, अच्छा आप जानते हैं VD की वैल्यू, तो VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा NAE, और आप जानते हैं EE बाई, है ना, EE बाई ME इंटू टॉ के बराबर होता है ये, ठीक है। अच्छा, हम E को लिख सकते हैं V/L, तो हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू NE स्क्वायर बाई ME इंटू टॉ इंटू V/L, ठीक है, V/L लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, इसको मैं और सॉल्व अगर करूँ तो मेरे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू, ठीक है, इन सब टर्म्स को इधर ले जाता हूँ मैं, ME मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन N E स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से A जो है वो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, N E स्क्वायर ME A यहाँ पे आएगा, है ना, ME NE स्क्वायर, ठीक है, A/L, है ना, A/L, टॉ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, इंटू I। ध्यान से देखिएगा, MEAL ऊपर आ गया, मुझे लगता है टॉ नीचे आएगा, ठीक है, ये गलत लिख दिया था मैंने, टॉ नीचे आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। अब ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, जो ME है, ठीक है, वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन्स E जो है, ठीक है, वो हो गया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, टाउ जो है वो मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स है। तो ये जो चीज़ है वो हर कंडक्टर के लिए, मतलब अगर आयरन है तो हर आयरन के लिए ये जो फैक्टर होगा वो सेम होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, V इज इक्वल टू, इसको हम लोग रो लिख देते हैं, रो, ठीक है, ये हम लोगों ने गलत लिख दिया था, ठीक है, ये यहाँ पे L आएगा और यहाँ पे A आएगा, ठीक है, इसको मैंने रो लिख दिया, ये L/A होगा और इंटू I, ठीक है, और इस फाइनल टर्म को हम लोग लिख देते हैं V इज इक्वल टू रो L/A को मैं, है ना, R लिख देता हूँ, तो ये I इंटू R हो जाएगा, ठीक है ना। इस स्टेप को फिर से आप एक बार देख लीजिए, इसको मैंने E/ME इंटू टॉ लिख दिया, ठीक है, और फिर इसको मैंने V इज इक्वल टू ME ऊपर गया, A ऊपर गया, ठीक है, ये जो L है, ये L यहाँ पे है, देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, I इज इक्वल टू NAEVD आ गया हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू NAEVD को मैंने लिख दिया EE बाई, है ना, EE बाई ME इंटू टाउ, और E को मैंने लिख दिया V/L यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ से मेरे पास आ गया V इज इक्वल टू, ठीक है, बाकी सब टर्म्स को इधर लाता हूँ मैं, ME इंटू L अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A इंटू I, ठीक है, फिर ME इन NE स्क्वायर टाउ को मैंने रो लिख दिया, ठीक है, इंटू L/A इंटू I हो जाएगा, सॉरी V इज इक्वल टू इंटू I हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं R, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए ये जो टर्म है ना, इसको मैंने रो लिखा है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्म है इसको मैंने रो लिखा है, ठीक है। देखिए दो कंडक्टर हैं मान लीजिए मेरे पास, एक ऐसा शेप का है और एक ऐसा शेप का है, ठीक है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ठीक है। इस आयरन में, है ना, जो ME होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस आयरन के पीस में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा।
अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं इसका यूनिट वॉल्यूम लूँ और इसका यूनिट वॉल्यूम होंगे लूँ, यूनिट वॉल्यूम की बात है, तो दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे वो सेम होंगे। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इस पे और इस पे क्या होगा, सेम होगा। अब मैं बात करता हूँ इस टाउ की, ठीक है। टाउ इज द मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स। याद रखिएगा, मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स की बात है। जैसा लैटिस स्ट्रक्चर इसमें होगा, ठीक है, जैसा लैटिस स्ट्रक्चर आयरन है, चूंकि जैसा लैटिस स्ट्रक्चर इसमें होगा वैसे लैटिस स्ट्रक्चर इसमें होगा, तो इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट होगी, ठीक है, तो उसको जो इस पाथ पे जो रास्ता मिलेगा, जो न्यूक्लियसेस मिलेंगे जिस तरह से, वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को भी, इस केस में भी, ठीक है, मुझे इधर और इधर से मतलब नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो हमें सिर्फ इस पाथ से मतलब है, हमें सिर्फ इस पाथ से मतलब, इधर या इधर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आगे जो लैटिस स्ट्रक्चर होंगे इस केस में और इसमें जो लैटिस स्ट्रक्चर होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। तो मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स जो होगा टॉ, वो इसके लिए और इसके लिए बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए और इसके लिए ये जो रो होता है वो सेम होता है। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर मान लीजिए दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, तो जो ये रेसिस्टिविटी है वो डिपेंड होती है मटेरियल पे, ठीक है। अगर ये आयरन है, ये भी आयरन है, तो ये बिल्कुल सेम होगा। लेकिन यही अगर आयरन है और ये सिल्वर है, ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होगा, लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, और ये टॉ, मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स, वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, इट डिपेंड्स ऑन मटीरियल, ठीक है। अच्छा, इसको L/A से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हम लोगों ने रेसिस्टिविटी रो L/A को हमने R लिख दिया, ठीक है, रेसिस्टेंस लिख दिया। अब देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो शेप एंड साइज पे L और A पे डिपेंडेंट है, तो शेप एंड साइज पे डिपेंडेंट है। रेसिस्टेंस डिपेंडेंट है शेप एंड साइज पे, लेकिन रेसिस्टिविटी शेप एंड साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा कि रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास आया ME बाई, रेसिस्टिविटी हमारे पास आया, ठीक है, NE² टाउ बाई ME, ये है रेसिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, इसी के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रो एंड दैट इज इक्वल टू ME अपॉन NE² टाउ के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है ना। अच्छा, रेसिस्टेंस जो होती है किसी भी मटेरियल की, ठीक है, R, वो रो L/A होती है, ठीक है। तो इस मटेरियल का रो फिक्स होगा, L फिक्स होगा, A फिक्स होगा, तो ये कांस्टेंट होगा। इसमें अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो करंट है वो भी चेंज होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा तो करंट भी बड़ा होगा, ठीक है। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। पहले तो आप ये लिख लीजिए, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सेकेंड लिखिए ओम्स लॉ, Ohm's law. Current flowing in a wire is proportional to potential difference applied across the wire. Potential difference applied across the wire, and this law is called Ohm's law. This law is called Ohm's law. ठीक है। नेक्स्ट लिखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ मटीरियल, फर्स्ट वन ओमिक मटीरियल, एंड सेकेंड वन नॉन ओमिक मटीरियल। फर्स्ट वन ओमिक मटीरियल, सेकेंड वन नॉन ओमिक मटीरियल। ओमिक मटीरियल में लिखना ओमिक मटीरियल में a material that obeys the Ohm's law, that follows the obeys the Ohm's law is called ohmic material. और non-ohmic में लिखो, if potential difference applied is not directly proportional to, if potential difference applied is not directly proportional to current, then
then the material is called non-ohmic. Then the material is called non-ohmic. ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई वायर है ना, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट की, ये मान लीजिए ओमिक मटेरियल है, और मैंने इस पे V को ड्रॉ किया, ठीक है, और इस पे I को मैंने ड्रॉ किया, या मान लीजिए इस पे मैंने I को ड्रॉ किया और इस पे मैंने V को ड्रॉ किया, ठीक है। आप जानते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, ये R कांस्टेंट है, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। अगर V ज़ीरो होगा तो I ज़ीरो होगा, ठीक है, V बढ़ता जाएगा, I बढ़ता जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा ये, है ना। अब आगे देखिए, अगर हम इसके स्लोप की बात करें, dV बाई di की बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो रेसिस्टेंस R के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, ठीक है, वो di बाई dV है ना। तो स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा, है ना, इस ग्राफ का, अगर यही V यहाँ होता और I यहाँ होता, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, वो हमें डायरेक्ट रेसिस्टेंस देता। लेकिन इस केस में I यहाँ पे और V यहाँ पे है, तो इसका जो स्लोप का जो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, वो हमें रेसिस्टेंस देगा, ठीक है। मतलब अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगी, और अगर स्लोप कम होगी तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। लिख लीजिए, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ gives us resistance. The inverse of slope of this graph, the inverse of slope of this graph gives us resistance. More is the slope, less is the resistance, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये अगर IV होगा, ठीक है, तो इसका इन्वर्स होगा, स्लोप का इन्वर्स हमें रेसिस्टेंस देगा, और अगर ये VI होगा तो डायरेक्टली इसका स्लोप हमें रेसिस्टेंस देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग ओमिक की बात कर रहे थे अभी, ठीक है, ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो ओमिक की बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए ओमिक पे एक और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मटेरियल A के लिए है IV ग्राफ, और ये मटेरियल B के लिए है, दिस फॉर A एंड दिस फॉर B। आपसे पूछा किसी ने किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आप देख सकते हैं कि A का स्लोप जो है वो ज़्यादा है, तो A की जो स्लोप होगी, है ना, वो ज़्यादा है चूँकि, तो A की जो रेसिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यही अगर मैं नॉन ओमिक के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ, और ये IV ग्राफ है मान लीजिए, तो ये जो है प्रोपोर्शनल नहीं होता, है ना, तो ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे जो इसकी स्लोप है वो डिफरेंट है, और IV ग्राफ का स्लोप अगर डिफरेंट होगा तो हर पॉइंट पे रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसके रेसिस्टेंस को हम कहते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है, लिखो, ग्राफ पहले ड्रॉ कर लो, लिखो, फॉर ए नॉन ओमिक ग्राफ, for a non-ohmic material, the resistance is not constant, it is variable. The resistance is not constant, it is variable, and it is called, the resistance is called dynamic resistance. The resistance is called dynamic resistance. क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम देख चुके हैं, ठीक है, कि किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, वो शेप एंड साइज पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और रो L बाई A होता है, ठीक है। देखिए ये साइड A है, ये साइड B है, और ये साइड C है, ठीक है। लिखिए, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द क्यूबॉइड, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द क्यूबॉइड अक्रॉस एंड्स A एंड B। ये हो गया पहला पार्ट, अक्रॉस एंड्स A एंड B, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अक्रॉस द एंड्स C एंड D, अक्रॉस द एंड्स C एंड D, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं।
लिख लिया? देखिए अच्छा, एक और डेटा दिया हुआ है, ठीक है, रेसिस्टिविटी इज गिवन एज रो, रेसिस्टिविटी इसकी दी हुई है मटेरियल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए और बी के क्रॉस बात करते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस होता है ना, रो एल बाई ए, एरिया रो एल। ए और बी के क्रॉस बात कर रहे हैं, करंट ऐसे जाएगा, तो करंट के परपेंडिकुलर एरिया हमें लेना होगा, ठीक है। और करंट के परपेंडिकुलर एरिया जो है वो ये ए है और ये बी है, तो ए बी होगा, है ना, एरिया हो गया। और जो करंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो इतना ट्रेवल कर रही है, तो सी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो रो एल, एल होगा लेंथ सी अपॉन एरिया, एरिया होगा ए इंटू बी, ये रेसिस्टेंस हो गया अक्रॉस ए एंड बी, है ना। अब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस अक्रॉस सी एंड डी, ठीक है, आर सी डी के अक्रॉस हम लोग बात कर लेते हैं। करंट ऐसे फ्लो होगा, तो डिस्टेंस जो करंट ने ट्रेवल किया वो ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, रो एल बाई एरिया, एरिया जो होगा इसका, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो करंट ऐसे गया तो एरिया जो होगा वो ये होगा, है ना, करंट के परपेंडिकुलर, तो बी सी आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली हम लोग इन दोनों एंड्स, ये फेस और उस फेस के क्रॉस भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैं निकाल देता हूँ, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल, करंट अगर ऐसे आएगा तो एल जो होगा वो बी होगा अपॉन एरिया, एरिया जो होगा करंट ऐसे आएगा तो एरिया जो होगा दिस इंटू दिस होगा, ये ए है और ये सी है, तो ये हो जाएगा इंटू ए सी के बराबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द रेसिस्टिविटी इज रो, फाइंड द रेसिस्टेंस अक्रॉस एंड्स ए एंड बी, रेडियस इसका आर है, ठीक है, और लेंथ इसकी एल है, इसकी रेसिस्टिविटी रो है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस में लिख देता हूँ, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया, एरिया ये वाला एरिया लेना होगा हम लोगों को, और ये जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर? इसको मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, है ना, तो रेसिस्टेंस के लिए मैंने कैपिटल आर लिया है, तो एरिया जो होगा आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर? एक और सवाल देखो, देखो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें से इतना पार्ट गायब है, ठीक है, ये आर है और ये 3R है, ठीक है, और ए ये एंड है और ये बी एंड है, हमें ए और बी के क्रॉस रेसिस्टेंस फाइंड करनी है। दिस थिंग इज एल, ये जो लेंथ है वो एल है। लिखो, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो, find the resistance of the cylinder across A and B, ठीक है। आप सब जानते हो रेसिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ए, करंट ऐसे जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो एरिया में इंटर हो रहा है करंट और यहाँ से जो करंट बाहर निकल रहा है, एरिया में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, एरिया। अब एक चीज़ देखिए, 3R रेडियस था, इसमें से R रेडियस का सिलेंडर जो है वो निकाल दिया गया है, ठीक है। तो एरिया जो होगा, है ना, पूरा एरिया माइनस ये वाला एरिया होगा, पूरा एरिया जो होगा वो होगा पाई इंटू 3R होल स्क्वायर, और जो एरिया गायब हुआ है वो पाई आर स्क्वायर गायब हुआ है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा रो एल बाई ए, एरिया होगा 9 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब 8 पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट रेसिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये एक वायर है जिसकी रेसिस्टेंस है आर, रेडियस है आर और लेंथ है एल, है ना, इन दोनों एंड्स के क्रॉस हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ए बी के क्रॉस। इसकी रेसिस्टेंस आर दी हुई है, ठीक है, और दूसरा वायर है जिसकी रेसिस्टेंस है जिसकी रेडियस है 2R और इसकी लेंथ L दी हुई है, ठीक है। इसमें भी A और B के क्रॉस बात करनी है, ठीक है। लिखिए, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ अपर वायर इज, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ अपर वायर इज R, ठीक है, कैपिटल R, देन फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ लोअर वायर, ठीक है। देखिए, R इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं रो एल बाई ए, ए जो होगा करंट ऐसे फ्लो होगा तो एरिया ये वाला लेना होगा
पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आप निकालेंगे आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एरिया होगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, और रो एल बाई पाई आर स्क्वायर जो है वो r है, तो ये r/4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखिए, ए वायर विथ रेसिस्टेंस 6 ओम is drawn out so that its new length is 3 times its original length. Then find the resistance of the longer wire. Then the resistance of the longer wire. ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये वायर है, इसका एरिया मैं A मान लेता हूँ और इसकी लेंथ में L मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो रेसिस्टेंस है वो 6 दी हुई है, 6 इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब इस वायर को खींचा गया, तो याद रखिएगा बच्चे गलती क्या करते हैं, इसकी क्रॉस सेक्शन को सेम ले लेते हैं। ठीक है, जो कि गलत बात है। मैं इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए डैश ले लेता हूँ। अब इसकी जो लेंथ है वो 3L हो गई। ठीक है, पक्की बात है कि वॉल्यूम जो रहेगा, है ना, मास जो होगा और वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम को और फाइनल वॉल्यूम को इक्वेट कर देता हूँ। तो मेरे पास आएगा इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो ए डैश जो हमारे पास आएगा वो आएगा A/3। तो लेंथ 3 टाइम्स हो गई और एरिया क्रॉस सेक्शन 1/3 टाइम्स हो गया। अब जो नया रेसिस्टेंस होगा वो होगा रो इंटू एल, एल इज 3 अपॉन एरिया A/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए की जो वैल्यू है वो 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 ओम के बराबर। ठीक है, तो पहले अगर ये 6 ओम था तो अब जो नया रेसिस्टेंस होगा वो 56 ओम के बराबर होगा। क्लियर? चलिए मान लीजिए एक सिलेंडर है, और अंदर से ये पार्ट गायब है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे पहले भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन ये डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में निकालना है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों को आपने सील कर दिया, दोनों एंड्स को। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, है ना, गर्म पानी या मान लीजिए यहाँ पे अपने आइस रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए बाहर स्टीम आपने रख दिया। ठीक है, मैं करंट को रिलेट कर रहा हूँ हीट से। ठीक है, यहाँ पे आपने आइस रख दिया और यहाँ पे आपने स्टीम रख दिया, तो हीट जो है वो चारों तरफ से आइस तक पहुँचेगा। ठीक है, ऐसे। क्लियर? चारों तरफ से जो हीट है, ठीक है, इस जैसे ये पूरा सिलेंडर का ये हो गया। ठीक है, जैसे हम सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो हीट यहाँ से इंटर हुआ, ऐसे चारों तरफ से स्टीम है तो आइस तक पहुँचेगा हीट, और हीट यहाँ तक पहुँचा, इस अंदर तक पहुँचा। यहाँ पे जो हीट एरिया जो है, हीट ऐसे फ्लो हो रही है चारों तरफ से, तो हीट के परपेंडिकुलर एरिया जो होगा वो ये होगा, और यहाँ पे जो एरिया होगा वो अंदर वाला एरिया होगा। तो आप देख सकते हैं कि हीट ज़्यादा एरिया से इंटर हुआ, और जब बाहर यहाँ पे आया आइस पे, तो चारों तरफ से जो एरिया थी वो बहुत कम थी। जो हीट फाइनली पहुंची वो जो एरिया होगी वो बहुत कम होगी, ये वाली एरिया होगी, और हीट जो इंटर हुआ वो इस एरिया से इंटर हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बाहर वाला एरिया जो वो ज़्यादा है और अंदर वाला एरिया जो है वो कम है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग रेसिस्टेंस लिखते आए हैं, है ना, तो अभी तक जो हम लोग रेसिस्टेंस लिखते आए हैं वो है रो एल बाई ए, है ना। देखिए, जैसे मैं इस केस की बात करूँ, एक सिलेंडर की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने T1 रख दिया और यहाँ पे मैंने T2 रख दिया टेम्परेचर, हीट ऐसे फ्लो हुआ। तो यहाँ पे जो एरिया होता था, ये वाला एरिया जिससे हीट परपेंडिकुलर जैसे फ्लो करती थी, ठीक है, तो हीट ऐसे फ्लो कर रही है, तो एरिया जो हर पॉइंट पे, यहाँ भी एरिया वही होता था, यहाँ पे भी एरिया वही होता था, तो एरिया कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग, सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, है ना। देखिए,
अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, आप लोग सबको जानते हैं, 9th में पढ़ चुके हैं कि अगर रेसिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं, ठीक है, जो कि और मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आर इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है, जितने भी रेसिस्टेंस है सबको ऐड कर देंगे, मतलब समेशन R से हम लोग निकालते हैं, हर रेसिस्टेंस को निकाल के उसको हम लोग ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। देखिए देखिए मैंने यहाँ से R डिस्टेंस पे एक DR विड्थ का एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेडियस मान लीजिए आपको इनर रेडियस सिलेंडर का जो था वो आपको दिया हुआ था R1, ये R1 दिया हुआ था, और ये मान लीजिए आपको R2 दिया हुआ था, ठीक है। इसमें हमने R डिस्टेंस पे एक DR विड्थ का, ठीक है, एक सिलेंडर ले लिया। अच्छा, इसको, ये जो हमारा सिलेंडर है उसको मैं पतले पतले DR विड्थ के सिलेंडर से बना हुआ मान सकता हूँ, ठीक है। एक पतला सा सिलेंडर यहाँ ले लिया, फिर उसके ऊपर एक सिलेंडर का एक लेयर ले लिया, उसके ऊपर एक सिलेंडर का लेयर ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, हीट ऐसे फ्लो हो रहा है, या हम कह दें कि अगर मुझे रेसिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस, ठीक है, इनर रेडियस सिलेंडर की R1 है और आउटर रेडियस सिलेंडर की R2 है, मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस अगर निकालना है रेसिस्टेंस, तो जो करंट फ्लो होगा, अगर ये हायर पोटेंशियल है तो करंट अंदर की तरफ फ्लो होगा। अच्छा, इस सॉलिड सिलेंडर को मैं पतले पतले सिलेंडर से बना हुआ मान सकता हूँ, है ना। तो चूंकि जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वही अंदर तक फ्लो होगा, तो हर सिलेंडर से जो हीट फ्लो होगा, हीट यहाँ से चलेगा अंदर तक पहुँचेगा, तो हर पतले सिलेंडर से हीट फ्लो जो होगा वो इक्वल होगा, तो हर सिलेंडर को के रेसिस्टेंस को मैं सीरीज में मान सकता हूँ, ठीक है। और जब सीरीज में होगा सारे रेसिस्टेंस, तो हमें R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हर सिलेंडर के रेसिस्टेंस को निकाल के फिर उसको ऐड अप करना होगा, क्योंकि सारे सीरीज में है, ठीक है। चलिए, तो मैंने R डिस्टेंस पे एक DR विड्थ का एक सिलेंडर ले लिया। अच्छा, सिर्फ मैं इस पतले से सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, तो हीट ऐसे फ्लो होगा, तो उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी वो इतनी ट्रेवल करनी होगी, ठीक है। तो रो L जो है, चूंकि सिलेंडर के विड्थ के बराबर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, L/A एरिया। अब ऐसे हीट फ्लो हो रही है, ऐसे हीट करंट फ्लो हो रही है ना। तो करंट जो फ्लो हो रही है ना, वो इस एरिया में फ्लो हो रही है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये है पतला सिलेंडर, ये विड्थ है DR, और करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, चारों तरफ एरिया से। ये जो एरिया होगा, ठीक है, वो एरिया होगा 2πr इंटू DR, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो रो L/A 2πr DR। अच्छा, सब सिलेंडर जो है रेसिस्टेंस वो सीरीज में है, तो इनको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और लिमिट जो लगेगी, रेडियस चूँकि वेरिएबल है, R वेरिएबल है, 2πr इंटू H मैंने गलत कर दिया है, ये हाइट ये मान लीजिए लेंथ अगर इसकी L दी हुई है, ठीक है, 2πr इंटू L होगा, और चूँकि रेडियस यहाँ वेरिएबल है तो इसकी जो लिमिट होगी वो R1 से लेके R2 तक होगी, तो ये होगा रो बाई 2πL इंटीग्रल ऑफ DR इज ln R फ्रॉम R1 टू R2, तो ये हो जाएगा रो बाई 2πL ln R2 माइनस ln R1, दैट इज ln R2 अपॉन ln R1 के बराबर होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, है ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
मान लो ये एक शेल है और इसकी इनर रेडियस है R1 और इसकी आउटर रेडियस है R2, ठीक है। ये अंदर से खोखला है ना, इसकी इनर रेडियस है R1 और इसकी आउटर रेडियस है R2, और A और B के बीच में ये A है और ये B है, हमें इनके बीच में इसका रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ। मान लो अंदर हमने आइस डाल दिया और बाहर अगर हमने स्टीम रख दिया, तो हीट जो है वो बाहर से अंदर की ओर है ना फ्लो होगा, स्टीम से आइस की ओर फ्लो होगा। तो बाहर जब ये हीट इंटर होगा, देखो हीट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। बाहर जब हीट ट्रेवल होगा तो जो सरफेस एरिया होगी वो पूरी होगी, है ना। 4 पाई, अगर मान लो रेडियस इसकी R2 है दी हुई है, ठीक है, तो 4 पाई R² होगी, 4 पाई R2² बाहर वाली रेडियस, और अंदर वाली जो एरिया है, ठीक है, वो होगी 4 पाई R1²। जहाँ से हीट इंटर हो रही है वो एरिया होगी 4 पाई R2², और जो हीट जहाँ पे पहुँच रही है, ठीक है, वहाँ पे एरिया होगी 4 पाई R1², ठीक है, हीट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया। तो तुम देख सकते हो कि हर पॉइंट पे जो एरिया है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, फिर यहाँ पे जो एरिया होगा वो थोड़ा कम होगा, है ना, सरफेस एरिया। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखो, इसको हम बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। एक इस तरह से एक शेल से, पतले शेल से, उसके ऊपर एक और शेल, ठीक है, इसके ऊपर एक और शेल, इसके ऊपर एक और शेल, तो इसको हम डिफरेंट शेल से बना हुआ मान सकते हैं। अच्छा, इस सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हीट इस सेल में इंटर हो रहा है ना, वही हीट इस शेल से भी इंटर होगा। मतलब जो करंट, अगर हम हीट की जगह पे अगर आप करंट के बारे में सोचें, ठीक है, तो जो करंट यहाँ पे इंटर होगा इस शेल से, ठीक है, इस पतले शेल से, वही करंट इस शेल से भी इंटर होगा, ठीक है। तो जितने भी शेल्स हैं पतले पतले, है ना, वो सब किस में होंगे, सीरीज़ में होंगे, ठीक है। और सीरीज़ में हम लोग इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एक का निकाल के, है ना, जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं सबको अगर हम ऐड अप कर दें तो हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। देखो, मैंने क्या किया, यहाँ से R डिस्टेंस पे एक dr विड्थ का एक शेल ले लिया, dr विड्थ का एक शेल ले लिया, ठीक है। हम इस शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इस शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। करंट ऐसे इंटर हो रहा है, तो अगर हम इस शेल की बात करें तो करंट को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा वो dr होगा। तो तुम जानते हो कि हीट मतलब रेसिस्टेंस जो होती है, ठीक है, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, वो होगा L रो L इज़ dr रो L अपॉन A, ठीक है, एरिया। अच्छा, जो हीट जो करंट इंटर हो रही है, ठीक है, वो इस सरफेस से इंटर हो रही है चारों तरफ से, ठीक है, इस सरफेस से इंटर हो रही है, इस सरफेस से, और अब जानते हैं कि ये जो सरफेस एरिया होती है वो होती है 4 पाई R², ठीक है। तो R रेडियस है स्मॉल r, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल R² के बराबर। ये हो गया रेसिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। तो सारे रेसिस्टेंस जो हैं वो सीरीज़ में हैं, तो टोटल R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा रो dr अपॉन 4 पाई R² इंटीग्रल, ठीक है। रो अपॉन 4 पाई कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल लो, r टू द पावर -2 dr फ्रॉम R1 टू R2, ये हो जाएगा रो अपॉन 4 पाई r टू द पावर -1 अपॉन -1 R1 टू R2। -1 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस रो अपॉन 4 पाई इंटू, ये हो जाएगा 1 अपॉन r, है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r, तो अपर लिमिट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो जब निगेटिव साइन अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। निगेटिव साइन को हटा देता हूँ, है ना, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 के बराबर।
क्लियर है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये एक फ्रस्टम है, ठीक है। इसकी इस तरफ की रेडियस ए है ना, और इस तरफ की रेडियस इसकी बी है, ठीक है। और ये आपको दी हुई है एल के बराबर, ठीक है। किसी ने आपको बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, इफ the resistivity of the material, if the resistivity of the material of which the frustum is made, is rho, then find the equivalent resistance of the frustum between A and B. Clear? तो चलिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, है ना। या तुम एक काम करो, एक बार ट्राई करो इसको, ठीक है, फिर हम लोग इसको देखते हैं, है ना। तो देखो ये एक फ्रस्टम है ना, और ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। अच्छा, यहाँ से हीट इंटर हो रहा है और यहाँ से हीट निकल रहा है, ठीक है। तो इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, वो हर पॉइंट पे डिफरेंट है। तुम देख सकते हो कि अगर हम इस तरह से देखें यहाँ सामने से, तो कुछ ऐसा सर्कुलर दिखाई देगा, ये रेडियस ए है। और अगर हम इस तरफ से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा हम लोगों को, है ना, रेडियस बी है। तो यहाँ से जो करंट इंटर हो रहा है, तो ये जो एरिया है वो पाई स्मॉल ए स्क्वायर है, और हीट जो बाहर निकल रहा है एरिया जो है वो पाई बी स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे स्मॉल एलिमेंट से बांट दूँ, तो हम देख सकते हैं कि जो करंट यहाँ से इंटर हो रहा है और जो करंट यहाँ से इंटर हो रहा है, हर जगह से जो करंट इंटर हो रहा है वो सेम है। तो अगर मैं इसको पतले पतले एलिमेंट्स में ऐसे बांटता हूँ, तो ये पतले पतले डिस्क की तरह होगा, ठीक है। ये भी एक डिस्क होगा, ये भी एक डिस्क होगा, ठीक है, एक पतले पतले डिस्क की तरह होगा, है ना। और हर डिस्क का जो रेसिस्टेंस होगा वो सीरीज़ में होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें हर डिस्क का जो रेसिस्टेंस है वो फाइंड करके, है ना, उसको ऐड कर देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है, तो हमें समेशन करना होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक डी आर विड्थ का एक एलिमेंट चूज़ कर लिया, ऐसा, ठीक है। आर डिस्टेंस पे एक डी आर विड्थ का हमने एलिमेंट चूज़ कर दिया। हमारा जो एलिमेंट है वो कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, ये B है, ये A है, इसकी विड्थ जो है वो DR है, और ये डिस्टेंस R है। अच्छा, ये A है, ये A है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इधर से देखें, है ना, तो ये एक डिस्क दिखाई देगा हमें, जिसकी रेडियस R होगी, ठीक है। तो इसकी जो एरिया होगी, करंट ऐसे जाएगा, तो करंट के फ्लो के जो परपेंडिकुलर एरिया होगी वो पाई स्मॉल r स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी जो इस एलिमेंट की जो रेसिस्टेंस होगी वो होगी रो एल। एल इज़ मैं इसको डिस्टेंस को x ले लेता हूँ और इस डिस्टेंस को dx ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके रेडियस को हम r ले रहे हैं, तो मैंने इसको x ले लिया और इसको मैंने dx ले लिया, ठीक है, इसके विड्थ को। अच्छा, रो एल, करंट को ये डिस्टेंस मूव करना है अपॉन एरिया। इसका जो एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वो होगा पाई r स्क्वायर के बराबर रो एल बाई ए, है ना। अच्छा, अब r की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। r अगर हम इस ट्रायंगल में देखें और tan थीटा की वैल्यू लिखें, ये a है तो ये भी a होगा, ये जो होगा वो होगा r माइनस a, और ये जो है वो a है, ये भी a है, तो ये होगा b माइनस a। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा b माइनस a अपॉन ये पूरा, है ना, l इज इक्वल टू r माइनस a अपॉन में
दिस थिंग x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू, पहले से x को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। तो r माइनस ए की वैल्यू आ गई, फिर a को उस तरफ ले जाइए तो ये प्लस a हो जाएगा, तो r की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो जो एलिमेंट का रेसिस्टेंस होगा वो होगा रो एल बाई ए का मतलब पाई आर स्क्वायर। मैं काम करता हूँ, इसको अभी c ले लेता हूँ कांस्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा c x प्लस ए इसका होल स्क्वायर। क्लियर? इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है। जो सबसे पहला एलिमेंट है मेरा, उसके लिए x की वैल्यू होगी 0, और जो सबसे आखिरी एलिमेंट है, ठीक है, उसके लिए x की वैल्यू होगी L। तो ये हमें टोटल रेसिस्टेंस मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। देखिए, मैं Cx प्लस ए को एक नया कांस्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है। इस कांस्टेंट का नाम कुछ p रख देता हूँ। तो हमारे पास आएगा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। सो dp इज इक्वल टू सी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो dx की वैल्यू हम dp अपॉन c लिख सकते हैं। तो ये होगा इंटीग्रल रो dx की वैल्यू dp अपॉन c इंटू पाई, और ये है p, ये p स्क्वायर हो गया, है ना। ये होगा इंटीग्रल रो बाई सी पाई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा p टू द पावर माइनस 2 dp, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो अपॉन सी पाई p टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है ना। तो ये जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस रो बाई सी पाई p टू द पावर माइनस 1। p इज़ वॉट? सी एक्स प्लस ए, ठीक है, टू द पावर माइनस 1। हो जाएगा 1 अपॉन सी एक्स प्लस ए, है ना। अब चलिए हम लोग लिमिट देखते हैं, है ना। ये लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से लेके l तक। तो ये हो गया माइनस रो अपॉन सी पाई इंटू 1 अपॉन, अपर लिमिट पुट करेंगे सी एल प्लस ए माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, है ना। फिर c की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इसको कांस्टेंट c लिया था, इसको, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे माइनस रो अपॉन सी पाई इंटू 1 अपॉन सी इंटू एल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो b माइनस ए होगी। तो b माइनस ए प्लस ए माइनस 1 बाई ए। तो यहाँ से ये आ जाएगा, कैंसिल हो गया, और माइनस को अंदर ले जाऊँगा मैं, तो रो अपॉन सी पाई इंटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी के बराबर होगा। और c की वैल्यू यहाँ पे मैं अगर पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन बी माइनस ए पाई इंटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी के बराबर। क्लियर है? ठीक है, चलो हेडिंग दो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर को हमने चेंज किया तो रेसिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक मेटेलिक कंडक्टर है ना। तुम जानते हो कि इसकी जो रेसिस्टेंस होती है, ठीक है, वो ये होती है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो की जो वैल्यू होती है वो होती है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। और ये जो टाउ है वो होता है मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स, ठीक है। देखो, अगर टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे, ये न्यूक्लियस हो गया, टेम्परेचर को तुम अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो इधर होती है। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसके जो न्यूक्लियस हैं वो ज़ोर से वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है। हर न्यूक्लियस ज़ोर से वाइब्रेट करने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके मूवमेंट में ज़्यादा हिंड्रेंस आएगी और उसका कोलिजन जल्दी जल्दी होगा।
कोलिजन अगर जल्दी जल्दी होगा तो मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन अगर डिक्रीज़ हो गया है ना, तो रेसिस्टिविटी जो है, जो रेसिस्टिविटी है, ठीक है, वो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। तुम जानते हो कि रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल होती है रो एल बाई ए, और रो जो होता है ना, रेसिस्टिविटी, वो होता है एम एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। ये जो टॉ है वो मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स है, ठीक है। तुम जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो देखो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसी होती है, तुम जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे, न्यूक्लियस हो गए, तो ये वाइब्रेशन इनका बढ़ जाता है, ठीक है। वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ये जब मूव होगा तो इसके पाथ में हिंड्रेंसेस बढ़ जाएंगी, और जब हिंड्रेंसेस बढ़ जाएंगी तो उसका कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, और अगर कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो ये टॉ की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और टॉ की वैल्यू अगर कम हो गई तो रेसिस्टिविटी जो इसकी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। और रेसिस्टिविटी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो रेसिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लिखो, रेसिस्टेंस इज गिवन बाई R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity, and rho is given by this much. Rho is given by this much. If temperature is increased, then the collision of the electron with the nucleus is more frequent, and hence the mean time between the two collisions decreases, and hence mean time between the two collisions increases. And if mean time between the two collision increases, resistivity of the material decreases. Sorry, the mean time between the two collisions decreases, ठीक है। जैसे ही जल्दी जल्दी कोलिजन हुआ तो टॉ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स डिक्रीजेस, हेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस, हेंस रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इफ आर नॉट एंड आर टी represent the resistances of metallic wire at 0 degree centigrade and T degree centigrade respectively. If R0 and RT represent the resistances of metallic wire at 0 degree and T degree centigrade respectively, then RT is given by, RT is equal to R0 into 1 plus alpha T, ठीक है। R0 into 1 plus alpha T, where alpha is called as the temperature coefficient of resistance of the material of the wire, where alpha is called the temperature coefficient of resistance of the material of the wire. Alpha depends on material and temperature, but generally it is taken as constant for a material for small change of temperature, but generally it is taken as a constant for particular material for small change of temperature. Clear? चलिए